इस देश की शिक्षा व्यवस्था पर अगर गहरी चिंता लोगों की होती, कलम और किताब उनकी रोजमर्रा की चिंताओं में शामिल सबसे प्राथमिकता के विषय होते, तो यह चिंता लोगों को होती कि एक सामान्य ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियों के बाद या 10वीं 12वीं की डिग्रियों के बाद होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हजारों रुपए से लेकर लाखों लाख रुपए की कोचिंग करना क्यों पड़ता है। लेकिन इस पर इस देश में कभी डिबेट ही नहीं हो पाता। हमने लगातार स्कूली और डिग्री कॉलेज की शिक्षा को चौपट होते देखा है और कोचिंग के बिजनेस व्यापार का फलते फूलते साम्राज्य देखा है। और इसलिए इलाहाबाद से लेकर कोटा, दिल्ली तक हजारों की तादाद में सामान्य पृष्ठभूमि के पहली पीढ़ी के अधिकांश लोग तैयारी करने आते हैं और कोचिंग वाले बिना किसी बहुत मानक को पूरा किए उन तैयारियों के लिए उपलब्ध होते हैं। और यह बात इसलिए क्योंकि दिल्ली की एक कोचिंग राव आईएएस जिसके बेसमेंट में एक लाइब्रेरी चल रही थी और जल जमाव इतना ज्यादा अचानक हुआ कि अब तक आधिकारिक तौर पर 3 विद्यार्थियों के, यूपीएससी के विद्यार्थियों के निधन हो जाने की खबर सामने आ गई। यानी 3 विद्यार्थी जो अपने घर के, अपने सामान्य पृष्ठभूमि के, उन तीनों का, तीन क्या जो मृत्यु हुई है उनका दोषी कौन है? कौन है वो लोग जो इस मृत्यु का दोष साबित जिन पर होगा? इस पर आज का विश्लेषण करेंगे। आज वहां विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन करने वाले विद्यार्थियों पर जो कि कई घंटे से वहां बैठे हुए हैं, न्याय के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये सवाल पूछने के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि कोचिंग के बेसमेंट में अगर पानी भर गया तो इसका दोषी कौन है? कौन है वो उन 3 विद्यार्थियों के आधिकारिक तौर पर जो मौत हुई है, इसका गुनहगार कौन है? आज जब संसद चल रही थी तो अखिलेश यादव, लालजी वर्मा, पप्पू यादव, केसी वेणुगोपाल, शशि थरूर, कई नेताओं ने एक साथ उन पर इस पर सवाल पूछा और यह पूछा कि कैसे इन पर जांच होगी, क्या उन जिम्मेदार है। जैसे केशरी वेणुगोपाल ने सवाल उठाया कि यह बहुत गंभीर विषय है, शशि थरूर ने कहा कि मैं तो हॉस्पिटल जाकर मोर्चरी में वो जो मृत बच्चे हैं या मृत परिवार है, 3 बच्चे हैं, तान्या सोनी, श्रेया यादव और नेविन डेल्विन, ये 3 नाम बताए जा रहे हैं। तो वो उनका कहना है कि मैं तो मिल के आया। कौन है गुनहगार? पप्पू यादव ने सवाल पूछा कि भाई ये यूपीएससी के विद्यार्थी, यूपी बिहार के सबसे ज्यादा, मैं हम लोग वो तैयारी किए हुए लोग हैं, हम लोग भी यूपीएससी की तैयारी करने आए थे और हम जानते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश से भी अधिकांश बच्चे या राजस्थान, बड़ी तादाद में इन इलाकों के विद्यार्थी अगर थोड़े भी सक्षम हो पाए, उनके परिवार वाले अगर थोड़े भी सक्षम हैं, तो वो इलाहाबाद, लखनऊ, कोटा या दिल्ली जैसे शहरों में यूपीएससी की, एसएससी की तैयारी और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए भेजे जाते हैं। सामान्य पृष्ठभूमि के लोग, अधिकांश 99% वे बच्चे होते हैं जो सपनों को लेकर आते हैं, अपनी आंखों में सपने लेकर आते हैं कि हम कुछ बेहतर करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे और उस बड़ा करने से अपनी भी एक उपलब्धि होगी और अपने परिवार, अपने समाज की कई मुश्किलों को दूर करेंगे। और इसके बाद इस पर कभी चर्चा ही नहीं होती। चर्चा कैसे होगी? चर्चा कौन करेगा? क्या इस देश में इस बात को कभी डिबेट हुई कि जब 12वीं के बाद एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी,
वही एनटीए नीट परीक्षा याद है ना आपको, जिस पर केंद्र के शिक्षा मंत्री ने कह दिया था कोई पेपर ही लीक नहीं हुआ है। देखा ना आपने वीडियो वो शिक्षा मंत्री के बयान की। क्या देश के लोगों में इस बात की नाराजगी आपने कहीं देखी कि शिक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि उन्हीं की सरकारी एजेंसियां कई जगहों से पेपर लीक करने वाले लोगों को पकड़ रही है और कई सरकारी इम्तिहान रद्द कर दिए गए पेपर लीक के चलते, और मंत्री बोल रहे हैं कि सबूत ही नहीं मिल रहा है, नीट में भी कुछ नहीं हुआ है। तो ये एक तरह से देश में शिक्षा को लेकर के जागरूकता है। हम लोग तमाम लोग, और मैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय में 14 साल लगभग पढ़ाया, हम वो लोग हैं। प्रोफेसर की डायरी जब मैंने किताब लिखी तो उसकी भूमिका में ये लिखा कि किसी को भीड़ चाहिए रैली में जिंदाबाद मुर्दाबाद लगवाने के लिए, किसी को भीड़ चाहिए धार्मिक रूप से भीड़ का इस्तेमाल करने के लिए, और किसी को भीड़ चाहिए सस्ते मजदूर बनाने के लिए। लेकिन आप अपने बच्चों को भीड़ में तब्दील होने के लिए क्यों छोड़ देते हैं? क्या आपको चिंता इस बात की नहीं कि आपके बेटे या बेटी बेहतर शिक्षा पाकर, बेहतर नौकरी पाकर एक गरिमापूर्ण सम्मानपूर्ण जीवन जिए? बेरोजगारों की भीड़ अगर तैयार होगी तो वो दो ही लोगों का फायदा करेगी, उद्योगपति पूंजीपतियों का और भीड़ का इस्तेमाल करने वाले नेताओं का। और ये दोनों चाहेंगे कि युवाओं की जो संख्या है वो इंसानों की संख्या भीड़ में तब्दील हो जाए। इसलिए किसी एक धर्म पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, तोड़ फोड़ हो रही है, हिंसा हो रही है, उसमें यही 18 से 30 साल की उम्र के नौजवान, जिन्हें बेहतर शिक्षा का मौका नहीं मिला, जिन्हें बेहतर रोजगार नहीं मिला, वो बेरोजगार हैं, वो शिक्षित नहीं है, जागरूक नहीं है, वो सड़कों पर गाड़ियां तोड़ रहे हैं, वो सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं। कैसे रोक पाएंगे आप पुलिस लगाकर? नेताओं को इससे फायदा होता है। अपराध बढ़ेगा, आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ेंगी, अवसाद बढ़ेगा, नशे की प्रवृत्तियां बढ़ेंगी, क्योंकि इन नौजवानों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला, और अब उनके पास जीवन की कोई दिशा नहीं है। अगर वो थोड़े संतुलित हैं तो किसी मजदूर की तरह से सस्ता श्रम मुहैया करा रहे हैं ताकि घर चले, परिवार चले, और जिन्हें घर परिवार की चिंता नहीं वो सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं। लेकिन इस बात को सोचिए कि इसकी चिंता नहीं है, तो थोड़े से लोग जब शिक्षित हो जाते हैं, जागरूक होते हैं, तो वो सपने देखते हैं कि मैं एसएससी की तैयारी करूं, मैं यूपीएससी की तैयारी करूं, मैं यूपी पीएससी की तैयारी करूं, एक बेहतर परीक्षा हो। हमने दिन रात एक किया, घर में थोड़ी सी सक्षमता है, उन्होंने कहा कि तुम जाओ इलाहाबाद, तुम जाओ राजेंद्र नगर, तुम जाओ मुखर्जी नगर, तुम जाओ कोटा, हम तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए अपना पेट काट करके एक एक रुपया तुम्हें देंगे। वो नौजवान आंखों में सपने लेकर के आते हैं, वो नौजवान उम्मीदें लेकर आते हैं, वो लड़के और लड़कियां दिन रात एक करके उन कमरों में रह करके मेहनत से पढ़ाई करते हैं जिन कमरों में सामान्य परिस्थिति में रहा नहीं जा सकता। इलाहाबाद की उन तंग गलियों में कभी कैमरे नहीं जाते जहां 10 बाई 10 के कमरे में इंसान और हवा के आने का एक ही झरोखा होता है, धूप नहीं आती। दिल्ली से लेकर के तमाम जगहों पर उन विपरीत परिस्थितियों में वो विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं। लाइब्रेरीज खुली हैं तो उनमें वो पढ़ते हैं। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, क्या सरकारें ये नहीं देख रही और समाज ये नहीं देख रहा कि बड़े बड़े कोचिंग संस्थान उभर गए जिन्होंने सकारात्मक भूमिका भी निभाई, क्योंकि सरकारों ने ग्रेजुअली सरकारी शिक्षण संस्थानों को बर्बाद किया है। अगर आपका विद्यार्थी, आपका बच्चा 12वीं का इम्तिहान किसी सामान्य स्कूल से करे, डिग्री ले ले, तो वो उतना सक्षम नहीं है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे। एनटीए ने ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए भी परीक्षा लेना शुरू कर दी, और स्कूल में पढ़ाई होती नहीं तो कोचिंग खुलेंगे ना, हजारों रुपए फीस देंगे 10वीं 12वीं के बाद, ताकि ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए
आप पास हो सके तो नए नए कोचिंग संस्थान उभर रहे हैं। अगर आप ग्रेजुएट हो गए हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हजारों रुपए, 50,000, 1 लाख रुपया तो औसत हो गया है 3 महीने 4 महीने के कोर्स के लिए। और अगर कहीं आपने यूपीएससी की तैयारी कर ली और अगर कहीं आपने यूपीएससी के लिए मन बना लिया है, तो लाखों रुपए की फीस के कोचिंग संस्थान खुले हुए, बड़ी बड़ी बिजनेस, उनका फायदा भी हुआ इस समाज को, क्योंकि ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर के यूपीएससी निकालने का क्षमता देने वाले अब वो संस्थान नहीं बचे। एक जमाने में इलाहाबाद विश्वविद्यालय को इसलिए भी पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था क्योंकि वहां से भारी तादाद में लोग आईएएस बनते थे, घर में बैठ करके पढ़ के, या अपने कॉलेज, अपने डिग्री कॉलेज, अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करके। इंस्टीट्यूट की पढ़ाई को बर्बाद किया गया ग्रेजुअली, इसकी चिंता समाज को नहीं थी। तो कोचिंग संस्थान बड़े बड़े बिजनेस के रूप में बहुत तेजी से कुकुर मुत्ते की तरफ फैलते चले गए, जिन्हें पता है कि आंखों में सपने और दिल में उम्मीदों का भार लिए हुए ये जो 20 साल से 25 साल के नौजवान बड़े शहरों की तरफ जब आते हैं, तो उन सपनों और उम्मीदों को पूरा करने के लिए वो कितनी भी कीमत देने पर तैयार हो जाएंगे। कभी पहाड़ पर घूमने जाइए या कभी रेलवे स्टेशन पर ऐसी जगह पानी की बोतल खरीदने जाइए जहां मजबूरी आपकी हो, पानी की बोतल वाला 20 रुपए की पानी की बोतल 30 रुपए से लेकर 50 रुपए में बेचेगा, अगर उसे पता है कि आप खरीदने को मजबूर हैं। आपकी मजबूरियों का फायदा उठाना इस देश के सामान्य जिंदगी में एक सहज होता जा रहा है, और ऐसे में कोचिंग संस्थान उभरेंगे और फायदा उनका जितना है उसका कई गुना ज्यादा नुकसान है। इस पर अलग से शोध होना चाहिए। अगर एक कोचिंग संस्थान के प्रतिशत निकाल लें कामयाब होने वाले विद्यार्थियों के, तो वो इतने कम हैं कि बाकी लोगों का केवल लुट रहा है। और ऐसे में जब अखिलेश यादव ने सदन में खड़े होकर पूछा कि ऐसी परिस्थितियों में कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, एनओसी किसने दिया? ऐसी ऐसी जगहों पर कोचिंग संस्थान चल रहे हैं बेसमेंट में। ये जो राजेंद्र नगर जहां ये घटना हुई दिल्ली की, ये विभाजन के बाद पंजाबी लोगों को बसाया गया और ऐसी जगहों पर बसा करके इनको यहां पर काम करने को दिया गया। नीचे बेसमेंट की दुकान बनाएंगे और ऊपर मकान बनाएंगे। अधिकांश लोग वहां पर, आबादी बढ़ती गई, कोचिंग संस्थान कुछ खुल गए, तो बेसमेंट में कोचिंग और लाइब्रेरीज खुलती चली गई। और ये जो घटना राहुल आईएएस की थी, इसके बेसमेंट में लाइब्रेरी थी। ड्रेनेज सिस्टम बेहद घटिया था। बारिश हुई और अचानक पानी भर गया, बच्चों के निकलने का मौका नहीं मिला और 3 विद्यार्थी इसमें जान से चले गए। उनके घरों की फोटो और वीडियो रोते हुए लोगों की आ रही है, जो ये उम्मीद देखते थे कि उनके बेटे या बेटियां, श्रेया यादव, तान्या से लेकर के केरल के उस विद्यार्थी की, कि कब उनका पेपर होगा। अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो, पेपर बिक नहीं गया तो शायद उनके बेटे या बेटी बेहतर करके एग्जाम पास करेंगे और कल को यूपीएससी पास करके आईएएस बनेंगे। और अचानक पता चल रहा है कि वो डूब कर मर गए। कौन है इसका गुनहगार? और इसलिए एनओसी किसने दिया था? किस अधिकारी ने दिया था? किन अधिकारियों की ये जिम्मेदारी होती है कि कहां क्या चल रहा है? क्या इसी मुखर्जी नगर में एक बार एक कोचिंग संस्थान में आग लग गई, रस्सी से कूदे थे विद्यार्थी। गुजरात में एक कोचिंग संस्थान में आग लगी और कई विद्यार्थियों के मारे जाने की खबरें चंद महीने पहले की हैं। दमकल की गाड़ियां तक वहां नहीं पहुंच पा रही थी और जब तक पहुंचती आग बुझाती, बहुत सारे विद्यार्थी गुजर गए, उनकी मौत हो गई। दिल्ली के मुखर्जी नगर में मौत हुई। फिर भी हम जानते हैं उन कोचिंग संस्थानों को। मैं फिर से कह रहा हूं, शिक्षा व्यवस्था इतनी चौपट होती गई कि कोचिंग संस्थान खुले, जिन्होंने शुरुआत में फायदा पहुंचाया और बाद में चलकर बिजनेस में तब्दील हो गए। सब कुछ बेच रहे हैं वो। उन्हें पता है
जो जितना बेहतर बेचने में हुनरमंद है वो उतना बड़ा शिक्षक होकर के वायरल है। सब कुछ बिक रहा है और इस बिकने में पीछे वो अधिकारी, वो कर्मचारी जो एनओसी दे रहे हैं। मुखर्जी नगर में जब आग लगी उस कोचिंग संस्थान में और रस्सी से कूद करके किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, उस जगह पर निकल कर भागने की भी स्थिति नहीं थी और कोचिंग हजारों बच्चों की चल रही है। नेहरू विहार के बेसमेंट में लाइब्रेरीज चल रही हैं क्योंकि चल रही है, लोग पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, मजबूर हैं। उन्हें पता है कि उनको ऐसी शिक्षा तो मिले नहीं इस देश की शिक्षा व्यवस्था से कि वो बिना कोचिंग किए कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करें। तो कोचिंग का संस्थान में जाना हो, विद्यार्थियों की मजबूरी है। लाखों लाख रुपए फीस दे देना उनकी मजबूरी है और उस मजबूरी का फायदा कोचिंग संस्थान उठाते हैं। लेकिन कम से कम जान तो न जाए। कहां है वो शिक्षा मंत्री जो जवाब नहीं दे पाए कि मौत हुई कि नहीं? पहले ये बताओ, मौत हुई कि नहीं? और अगर वहां के विद्यार्थियों को सुनेंगे तो उनकी कई वीडियो वायरल हो रही हैं और उन वीडियोस में कई विद्यार्थी तो आरोप लगा रहे हैं कि केवल 3 विद्यार्थी नहीं मरे, कई और विद्यार्थियों की मौत हुई है, आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। अब इसका क्या जवाब देंगे आप? वो विद्यार्थी जब ये सवाल पूछने के लिए सड़क पर बैठे कि आपका ड्रेनेज सिस्टम इतना वाहियात है, सड़क से ऊपर नाला है, पानी निकलने की जगह नहीं है, तो ये इतना सब कुछ क्यों हुआ और उनकी मौत हुई? और उन आंदोलन कर रहे विद्यार्थियों ने, अगर कोई नेता गया, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस, चाहे भाजपा, उन विद्यार्थियों ने उन्हें हूट करके हटाया कि हमारी मौत पर राजनीति कृपया न करें। संसद में भी इस बात की आवाज गूंजी। वहां की एक नेता है बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज जी की बेटी हैं, बीजेपी से सांसद हैं। लगातार आम आदमी पार्टी की एमसीडी में ये है सरकार, उनकी सरकार ये है, और आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो जारी की कि जो मंत्री हैं वो अपने सचिव से कह रहे हैं और सचिव नहीं सुन रहा। आम आदमी पार्टी की सरकार के पास आधा अधिकार है और आधा एलजी के पास है, यानी बीजेपी का, जिसके हाथ में ताकत, बीजेपी के हाथ में ताकत है और आधी आम आदमी पार्टी के हाथ में ताकत है। तो इस झगड़े में कि किसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, ये पूरा मामला डिस्ट्रॉय हो रहा है। और इन सड़कों पर रात से लेकर दिन में भीषण उमस वाली गर्मी में हजारों विद्यार्थी राजेंद्र नगर में धरने पर बैठे हुए हैं। कौन सुन रहा है? पुलिस गई तो पुलिस इस कदर बेरहमी से उन्हें उठाकर गाड़ियों में भर रही थी, गोया वो अपराधी हैं। और वो विद्यार्थी अपने साथ पढ़ने वाली उन लड़कियों और लड़के के लिए न्याय मांग रही है जो जिन 3 लोग घोषित हो गया है कि वो मार दिए गए, इस व्यवस्था के शिकार बना लिए गए हैं। कि इस पर फुर्सत मिलेगी लोगों को बात करने के लिए? वहां के विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि वो वायरल टीचर्स कहां हैं? नहीं कोई जवाब मिल रहा। वहां के विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं कि इसका कोई तो गुनहगार होगा, कोई तो जवाबदेह होगा उन मौतों का जिन्होंने उन घरों में मातम पसरा दिया। रोते हुए लोगों के बुरे हाल हैं। कब आप इस पर सोचेंगे कि शिक्षा व्यवस्था कितनी चौपट हुई कि कोचिंग संस्थानों का पूरा एक तंत्र खड़ा हो गया है? कब आप इस पर सोचेंगे कि कोचिंग संस्थानों की भूमिका क्यों आई? क्योंकि शिक्षा जब बर्बाद हो रही थी तो आपको चिंता नहीं थी। आप चंद रुपए देकर के अच्छे शिक्षा पाने के लिए वोट ही नहीं दिए, तो लाखों रुपए कोचिंग की फीस देनी पड़ रही है। तो जिसकी जेब में पैसा है उसके बच्चे लाखों रुपए कोचिंग देकर राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में अपने बच्चे को एसएससी से लेकर यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं। और जिसकी जेब में पैसा नहीं है उसके बच्चे सड़क पर कुछ और तोड़ फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। भीड़ में तब्दील है, फैक्ट्री में मजदूर है, और अगर पढ़ रहे हैं तो पेपर लीक हो रहा है। मैं तो ये सोचता हूं कि चिंता किसकी है? सरकारों से जवाब मांगिएगा, लेकिन उसके बाद एक जवाब अपने आप से मांगिएगा कि जब आपको ही स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय की चिंता ही नहीं थी तो कोचिंग संस्थान उभरेंगे ही।
और जब कोचिंग संस्थान उभरने लगे तब आपको इनकी चिंता नहीं थी। तो जो सक्षम था लाखों रुपए फीस देकर के वो कामयाब होता चला गया, और आपके बच्चे अगर कोचिंग पढ़ने की फीस नहीं देने लायक हुए, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, जहां हजारों रुपए में रूम रेंट लेते हैं मकान मालिक, यहाँ रूम रेंट लेने के लिए जब आंदोलन होता है तो मकान मालिक सब मिलकर के वहां पर आंदोलन रोक देते हैं। अकूत पैसा रूम रेंट के नाम पर चल रहा है, पूरी इकोनॉमी खड़ी हो गई है। मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, नेहरू विहार, गांधी विहार, अमानवीय परिस्थितियों में विद्यार्थियों को रहने के लिए मजबूर किया जाता है। फिर भी कोई विकल्प नहीं है तो सपने की उम्मीद में एक दबाव लेकर के वो विद्यार्थी जब इन जगहों पर रहते हैं तो चिंता किसको है। अकूत पैसा लूटते हैं वहां के मकान मालिक, अकूत पैसा किराए के नाम पर, क्योंकि उनको पता है कि आप मजबूर हैं और अगर सक्षम हैं तो वो लूटेंगे तो आप लुटवाएंगे। पूरी इकोनॉमी हजारों करोड़ रुपए की डेवलप हुई है। मुखर्जी नगर, गांधी विहार, नेहरू विहार, राजेंद्र नगर, कोटा, इलाहाबाद, इसके इर्द गिर्द तो जिसकी जेब में पैसा है वो लोग यहाँ पर आकर के सपने लेकर के पूरा कर रहे हैं। थोड़े से लोग कामयाब होते हैं, बाकी लोग ना कामयाब होकर के वापस लौटने को मजबूर। यहाँ तो लौटने भी नहीं दिया गया। तो इस बार एक बहुत गहरा सवाल है, इस पर विचार करिएगा और सोचिएगा कि इन सब चीजों के लिए दोषी असल में कौन है। कहीं ऐसा ना हो कि चंद दिन बीतते बीतते राजेंद्र नगर में आंदोलन कर रहे वो विद्यार्थी जो पुलिस की लाठियां भी सह रहे हैं, अब वो थक जाएं, चुप हो जाएं, फिर लौट जाएं और फिर अपने काम में लग जाएं। कुछ दिन बाद फिर कोई दुर्घटना हो, तब आपको याद आए कि कोचिंग संस्थान, शिक्षा, यूपीएससी, पेपर लीक, लाइब्रेरी, पानी भर गया, कोई मर गया। इतनी तो आंख कान खुली जरूर रखिएगा। धन्यवाद।